हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जीएस का जो केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो सबसे पहले अपना टॉपिक था, एक सेकंड, हाँ, परमाणु व अणु, ये वाला टॉपिक था केमिस्ट्री का, जिसमें हमने पढ़ा था कि परमाणु में क्या क्या होना चाहिए, द्रव्यमान और स्थान घेरता हो। नेक्स्ट इसकी 3 स्टेप बताई थी, सॉलिड, द्रव्य, गैस स्टेट। चौथी प्लाज्मा, तीसरी BAEC। ठीक है, अभी तक 5 जो परमाणु की अवस्था है उसकी 5 स्टेट अपन ने नहीं, साइंटिस्ट ने इन्वेंट कर ली हैं। वो साइंस्टीन, कंडेंसेट, पीसी। अब देखो, सभी द्रव्य, मतलब द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य नहीं होते, मतलब लिक्विड नहीं होते, तो ये बात गलत है। ये बात सही है, नहीं होते, परंतु सभी द्रव्य द्रव्य होते हैं। तो सारे लिक्विड क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, बिल्कुल। ये नोट करके ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद में हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले इनकी कणों की दूरी के आधार पे बताया था कि इसके कण सबसे पास पास होते हैं, इसकी तुलना में इसके थोड़े दूर होते हैं, इसकी तुलना में इसके सबसे दूर होते हैं। ठीक है, अब पास पास हुए तो आकर्षण बल सबसे अधिक, इसमें थोड़ा कम और इसमें थोड़ा और ज़्यादा कम। फिर हमने आकार देखा था कि इनका आकार निश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है, मतलब जिसमें डालेंगे उसी के शेप ले लेता है। इसका भी अनिश्चित होता है, लेकिन ये निश्चित होता है। फिर आयतन देखा था। तो ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें। आयतन निश्चित, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, घनत्व भी हमने देखा था कि घनत्व अधिकतम किसका होता है, सॉलिड का होता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। सॉलिड, मीडियम और फिर सबसे कम। फिर हमने देखा था बर्फ़ जल पे क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है जल की तुलना में कम होता है, इसलिए बर्फ़ हल्की होती है और ये जल पे तैरती है। ऐसे ही अल्कोहल का घनत्व बर्फ़ की तुलना में कम होता है, तो बर्फ़ अल्कोहल में डूब जाती है। फिर तेल जल पर तैरता है, क्योंकि तेल का घनत्व जल से कम होता है। डन। फिर हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने में कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए उनके बीच में बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है, कण कण दूर दूर हो जाते हैं। फिर घनत्व घटता है और फिर हल्का ऊपर जाता है। इस पे हॉट बैलून काम करता है, और जो अपन रोशनदान लगाते हैं वो इसी वजह से लगाते हैं ऊपर। ठीक है, क्योंकि गैसें गर्म होते हैं मोस्टली, तो वो ऊपर उठते हैं और ऊपर बाहर निकल जाते हैं। फिर हमने संपीड्यता देखी थी नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कंप्रेसिबिलिटी, जिसमें हमने देखा था कि 2 गैसें पड़ी थी, LPG और CNG। LPG क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, जिसका मुख्य घटक क्या होता है, बोरॉन और प्रोपेन, आइसोबोरॉन और प्रोपेन। इसमें गंध नहीं होती, एथेनाइल मर्केप्टेन के कारण इसमें गंध रखी होती, इसकी गंध होती है, मतलब मोस्टली ये गंधहीन होती है, ये गंधहीन ही होती है, लेकिन गंध आए इसमें, इसलिए इसमें एथेनॉल एथेनाइल या फिर एथेनॉल मर्केप्टेन मिलाया जाता है, फिर थायोएथेन मिलाया जाता है। फिर CNG पढ़ा था हमने, कंप्रेस नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें मुख्य घटक CH4 होता है। ओके, ये CNG, इसमें कार्बन कम होने के कारण ये अपने लिए ज़्यादा अच्छी है, इसलिए श्रेष्ठ, कम प्रदूषण करती है, क्योंकि इसमें कार्बन कम है, ये अपन ने देख लिया था। ओके, फिर हमने विशरण पढ़ा था। विशरण क्या होता है, फैलना, कौन फैलेगा ज़्यादा, जिसका भार कम होगा। ओके, वही ज़्यादा फैलेगा। ताप बढ़ने पे गैसों में विशरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो उसके कण थोड़े दूर दूर जाएंगे, और जितने दूर जाएंगे उसमें विशरण उतना ही दूर होगा। जैसे खाने की सुगंध अपने को बहुत दूर से आ जाती है, क्योंकि खाने गर्म करते हैं खाने को, तो उसमें जो कण होते हैं उनके बॉन्ड वीक होता है, तो वो हवा में उड़ते हैं और अपने पास आ जाते हैं। हल्का होता है, इससे विशरण की दर ज़्यादा होती है। जैसे सबसे, अब मास पे डिपेंड करता है, जिसका मास कम उसकी विसरण की दर ज़्यादा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन चारों गैसों का कंपेयर करें तो सबसे कम मास किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक हमने पढ़ेंगे आगे। तो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा भार होता है, नाइट्रोजन का उससे कम होता है, और फिर हीलियम का उससे भी कम, और हाइड्रोजन का उससे भी कम। तो इसमें विसरण सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि इसमें का भार सबसे कम होता है, फिर हीलियम का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का। उसके बाद में हमने तत्व देखे थे, परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये हमने देखे थे। मैंने बताया था कि इसके अपने को याद करने कैसे करने हैं। हीलियम का दुगुना होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का भी दुगुना होता है परमाणु क्रमांक से। 6 का 12, 7 का 14 और 8 का 16। उसके बाद में हमने नाइट्रोजन का देखा था, इधर मैग्नीशियम का, सिलिकॉन का, सल्फ़र का और कैल्शियम का। ठीक है, इनका डबल होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि लिथियम डबल से एक ज़्यादा, सोडियम डबल से एक ज़्यादा, एल्यूमिनियम डबल से एक ज़्यादा और पोटेशियम डबल से एक ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि सबसे पहले कण का जो अविभाज्य मतलब कण के बारे में जिसने बताया कि कण को अपन तोड़ते जाएंगे तो एक सीमा ऐसी आएगी जिसमें उसको आगे तोड़ नहीं सकते, उसका टूटना बंद हो जाएगा। तो ये काम किसने किया था? सबसे पहले कणाद ने किया था। कणाद नामक वैज्ञानिक था, उसने किया था। तो परमाणु क्या होता है? एक सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है, इसको आगे ब्रेक नहीं कर सकते। यही है परमाणु की खोज का श्रेय जॉन डाल्टन को दिया जाता है। और एटम जो है उसको भी ए प्लस टॉम में विभाजित किया। ए मतलब टॉम मतलब विभाज्य, जैसे वो विभाजित नहीं हो सकता। तो अब आज अपन पढ़ रहे हैं परमाणु की जो परमाणु है वो 3 कणों से मिलके बना है। ठीक है, परमाणु की 3 मूलभूत अवस्थाएं हैं। कौन सी? ये 3 अवस्थाएं परमाणु की। ठीक है, फर्स्ट है परमाणु 3 उससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आपको 12th या 11th याद आ गई होगी, जिसमें हम इसमें सिर्फ फैक्ट पढ़ेंगे आज। समझने वाला मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। एक पेज पढ़ा है, एक पेज ही मान लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज अपने को याद करनी है कि जे थॉमसन ने की है। ओके, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड ने करी है। मतलब पहले पे गोल्डस्टीन देखना है, दूसरे पे आए तो रदरफोर्ड आए तो रदरफोर्ड को, दोनों आए तो इसको प्रायोरिटी देनी है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, हमें याद रखना है। उसके बाद में इनका आवेश देखें, इन पे चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। ठीक है, और इनका चार्ज कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10, 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक, आवेश को मापने की यूनिट गुलाम। उसके बाद में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम इसका पॉजिटिव होता है। जितना इसका पॉजिटिव होगा उतना ही उसका नेगेटिव होगा। डन। उसके बाद में हमने देखा था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसका आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहता है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जितना इसका नेगेटिव है उतना ही उसका पॉजिटिव है। तो कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। ठीक है, फिर इनका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा भार किसका होता है? न्यूट्रॉन का, उससे कम प्रोटॉन का और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भार मतलब न्यूट्रॉन का कितना होता है? 9.1, मतलब 9.1 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम। किलोग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है, 9.1 उन 10⁻³ kg। या फिर प्रोटॉन का देखें तो उसका होता है 1.672। ओके, 10⁻⁻27। और इसका होता है 1.674। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, 10⁻⁻27। ये 9.1 10 की पावर -31, ये 1.672 10 की पावर 27 और ये 1.674 10 की पावर -27। ओके, AMU में देखें, एटॉमिक मास यूनिट, तो उसमें इसका लगभग 0 AMU होता है। फिर इसका 1.007 और 1.008। देखो
टीचर्स ये बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते कि इसका भार कितना है, लेकिन बोल रहे हैं कि कंपेयर करवा सकता है कौन से का भार ज़्यादा है, कौन से का भार कम है। एक्चुअल में ये नहीं पूछेगा कि किस आवेश कितना है और भार कितना है। तो देखते हैं, अपने को तो सब याद करना है, कुछ छोड़ना है नहीं। 0 AMU, इसका 1.007 और 1.008। ओके, नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। अब देखो, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है। देखी जाए तो परमाणु 3 बिंदु से मिलकर, 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसका तो 0 हो ही गया, तो इस पे तो क्या ही डिपेंड होगा, परमाणु का जो भार होगा। तो बचा कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के योग के बराबर हो गया। इन दोनों का जितना योग हो उतना ही परमाणु का क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो ये हो गया A = B + N। ठीक है, क्यों हुआ ये मैंने बता दिया, क्योंकि इसका 0 होता है तो ऑलमोस्ट, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं या फिर इसको नहीं ऐड करते। तो अब किसी भी परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है, ये वाला, ये 1Z, देखो ये किसकी संख्या के बराबर होता है, ये किसके भार के बराबर होता है, ये होता है प्रोटॉन के भार के बराबर। मतलब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, लिथियम में 3 है, बेरिलियम में 4 है, बोरॉन में 5 है, ऐसे कंटिन्यू। तो यहाँ मैं ये क्या कर दूँ, प्रोटॉन की जगह Z रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो Z + N, डन। तो प्रोटॉन की देखो, किसी तत्व में परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के जानकारी देता है, के बराबर होता है। ठीक है, Z पर। तो ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी, परमाणु भार किसके परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो ये अपने को पता होता है, परमाणु भार हमने याद करा था, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 6 होता है, हीलियम का 4 होता है ना, लिथियम का 7 होता है। ओके, तो यदि हमें ये पता है और ये पता है, तो हम उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं कि कितने न्यूट्रॉन होंगे। कैसे, इसको रख लो, इधर निकाल दो। तो देखो, हाइड्रोजन में निकालें, हाइड्रोजन में क्या, परमाणु भार 1 होता है और परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसका मतलब 0 हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। हीलियम में निकालें तो हीलियम में भी 0 हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम में निकालें तो लिथियम में कितने होंगे, परमाणु भार 7 होता है और परमाणु क्रमांक 3 है। परमाणु भार 7 होता है ना, अच्छा 2 हो गए ना। हीलियम में होता है परमाणु भार 4 और परमाणु क्रमांक 2। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। और लिथियम की बात करें तो 7 इसका भार होता है, 3 इसका परमाणु क्रमांक होता है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन परमाणु को समझते हैं, परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु गोलाकार होता है, ठीक है, ये गोलाकार, ये पूरा परमाणु है। ओके, अब इस परमाणु में जो अपन ने 3 कण पढ़े हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक बीच में होते हैं, ठीक है, जिनका भार होता है वो बीच में होते हैं, और जिनका भार नहीं होता वो उड़ते फिरते हैं, ठीक है, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जो जिनका भार होता है वो बीच में रहते हैं, और जिनका भार नहीं होता, 0 वाले हैं, 0 AMU वाले हैं, वो बाहर रहते हैं, नाभिक। और जिसमें ये P और N रहते हैं ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, वो क्या हो गया, परमाणु का केंद्रीय भाग हो गया। ओके, अब इसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियन होता है, ये मैंने भी यही लिख रखा था, ठीक है, जो भी है। और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों तरफ एक पथ में रहते हैं। पहले ये हो गया कक्ष, हो गए कक्ष बोल दो, इसको सेल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो। तो ये फर्स्ट वर्गाकार पथ होता है इनके चारों तरफ, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हर कक्ष में फिक्स होते हैं, जैसे फर्स्ट में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तो ऐसे फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने सजाने के लिए नहीं रखा है, ये फिक्स होते हैं इतने, इसलिए इतने ही ई लगाए हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, परमाणु गोलाकार हो गया। परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन,
और नाभिक होता है जिसमें परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। हो गया इतना। अब अपने को ये देखना है, देखो जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में स्थायी कण किसको माना जाता है? ठीक है, स्थायी। स्थायी का मतलब यहाँ इससे है कि कौन सा कण टूटता नहीं है। स्थायी, अब अपने माइंड में स्थायी का मतलब ये आएगा कि कौन कौन सा कण एक जगह रहता है, क्योंकि अपन एक परमाणु को दूसरे परमाणु के पास लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। तो अपन जनरली अपना क्वेश्चन यही आएगा, क्वेश्चन का आंसर माइंड में, कि ऐसा तो इलेक्ट्रॉन होता होगा, वही स्थायी नहीं होता, वो कभी इसके पास चला जाता है, कभी इसके पास चला जाता है। लेकिन यहाँ स्थायी का मतलब टूटने से है। तो जो न्यूट्रॉन है वो टूट जाता है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये कभी भी ब्रेक नहीं होते। देखो न्यूट्रॉन टूटता है तो अपन न्यूक्लियर एटम वगैरह बनाते हैं ना, तो शायद वो इसी का कॉन्सेप्ट होगा। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करना। क्योंकि ये टूट जाता है, न्यूट्रॉन टूट जाता है, इसलिए ये क्या है? अस्थायी कण है। परमाणु सामान्यतः क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, परमाणु सामान्यतः अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, ये ब्रेक हो जाता है। लेकिन स्थायी कौन होते हैं? क्योंकि अस्थायी कैसे हो गया? क्योंकि परमाणु क्या है? एक परमाणु कभी भी अकेला नहीं रहता। ठीक है, जैसे H2 है, O2 है, C2 है, सॉरी C4H10, या फिर परमाणु स्थिर, मतलब अकेला इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। डन। तो ऐसे ही, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो सिर्फ अकेले ही रहते हैं। ऐसे परमाणु सामान्यतः अस्थायी होता है, सदैव अस्थायी नहीं होता, सामान्यतः जनरल केसेस में। लेकिन ये अपवाद है, ये जो गैसें हैं ये अकेली रहती हैं। कितनी गैसें हैं? 6 गैसें हैं। कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। सॉरी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये 6 गैसें हो गई जो स्थायी होते हैं। इनको अस्थायी गैसें बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं, अक्रिय गैसें बोलते हैं। अब परमाणु अस्थायी होता है, इसीलिए वो दूसरे के साथ, उसको कोई मिल जाता है ना पार्टनर, उसके साथ वो क्रिया करके खुद का स्थायित्व पा लेता है। इसलिए वह मतलब क्या बोलते हैं, इसलिए वो फास्टली क्रिया करता है, क्योंकि वह अपना पार्टनर ढूंढता रहता है। ऐसे मान लो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इतना ही पता है कि परमाणु स्थायी होता है, अस्थायी होता है, जनरली अस्थायी होता है। ओके, परमाणु स्थायी होने के कारण अन्य परमाणु से क्रिया करते हैं तथा अणु का निर्माण करते हैं। देखो, परमाणु का स्वतंत्र स्थायित्व संभव नहीं है, लेकिन स्वतंत्र स्थायित्व संभव नहीं है, लेकिन किसको छोड़ के? अक्रिय गैसों को छोड़ के। डन। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या? परमाणु के तीन कणों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे थॉमसन, नेगेटिव चार्ज, इतना नेगेटिव, ये इसका द्रव्यमान। फिर प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड ने की, पॉजिटिव चार्ज, इतना द्रव्यमान, ये AMU में द्रव्यमान। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की, उदासीन, आवेश रहित रहता है, और इसका द्रव्यमान इतना हो गया, ये इसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तुलना में देखें तो। फिर हमने देखा कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वही, इलेक्ट्रॉन का तो 0 होता है। ओके, फिर परमाणु क्रमांक क्या होता है? उसमें उपस्थित प्रोटॉन जितने हैं उसका वही परमाणु क्रमांक हो गया है। ऐसे अपन क्या न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। फिर हमने परमाणु के बारे में पढ़ा कि परमाणु गोल होता है, उसके अंदर नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी, और इलेक्ट्रॉन उसके वर्गाकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। फिर हमने देखा कि न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है, और बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्थायी कण है। परमाणु कभी भी स्थायी नहीं होता, क्योंकि वह अणु बना लेता है दूसरे के साथ मिलके, सिर्फ इन स्थायी गैसों को छोड़ के, 6 गैसों को। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।